पुणे की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए और खुले शब्दों में कहा, मेरी जान को खतरा है। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, बल्कि एक औपचारिक अर्जी थी। राज्य से प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन यानी कि अग्रिम सुरक्षा की मांग। वजह वही पुरानी मानहानि का मामला जो 2023 के उनके सावरकर को लेकर बयान से शुरू हुआ था और अब कानूनी बहस से निकलकर सीधे राजनीतिक तकरार के केंद्र में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, राहुल गांधी की इस मांग में एक अहम बात थी। उन्होंने सीधे शिकायतकर्ता सत्य सावरकर की वंशावली का हवाला दिया। शिकायतकर्ता खुद को नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे का वंशज बताते हैं और राहुल का कहना है कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्हें वास्तविक खतरा है। अदालत ने अगली सुनवाई 10 सितंबर तय की है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक तारीख है या देश की राजनीति के टेम्परेचर का चेक पॉइंट? इस अर्जी में एक और परत है। राहुल ने हालिया राजनीतिक घटनाओं को भी अपने खतरे की दलील में जोड़ दिया। संसद में 11 अगस्त को उन्होंने नारा लगाया, वोट चोर सरकार, और चुनावी अनियमितताओं के दस्तावेज पेश करने का जिक्र किया। साथ ही कहा, सच्चा हिंदू ना हिंसक होता है, ना नफरत फैलाता है। बीजेपी नफरत और हिंसा फैलाती है। राहुल का दावा है कि इन बयानों के बाद राजनीतिक शत्रुता और बढ़ी, जिससे उनकी निजी सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई दोनों पर खतरा है। अब यहां दो अहम सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। क्या राजनीतिक वाद विवाद अदालत की चार दीवारी में सुरक्षा आदेशों के रूप में बदल रहे हैं, और क्या अदालत अब सिर्फ कानून का मंच नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक विमर्श का सुरक्षित ठिकाना भी बन रही है? लेकिन सबसे पहले चलिए पृष्ठभूमि में चलते हैं। यह विवाद मार्च 2023 में शुरू हुआ, जब लंदन में राहुल गांधी के एक भाषण ने महाराष्ट्र की राजनीति में आग लगा दी। आरोप यह था कि उन्होंने कहा कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा कि वे और उनके साथी एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर खुश हुए। सत्य सावरकर ने इसे झूठ और मानहानि कर बताकर पुणे में आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई। मामला महीनों चला। 3 जुलाई 2025 को पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट ने शिकायतकर्ता की एक अहम मांग खारिज कर दी। वह मांग यह थी कि राहुल गांधी को मजबूर किया जाए कि वे अदालत में किताब पेश करें जिसमें कथित बयान है। कोर्ट ने साफ कहा, किसी अभियुक्त को खुद अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह राहुल के लिए एक प्रक्रियागत जीत थी, लेकिन राजनीतिक मैदान में सवाल वही रहा, किताब कहां है, बयान का स्रोत क्या है, और सच झूठ की असली जंग किस मंच पर होगी? इसके बाद जुलाई में राहुल गांधी ने औपचारिक तौर पर पील्ड नोट गिल्टी यानी कि दोषी ना मानने का रुख अपनाया। उनके वकील ने अदालत में यह बयान दर्ज करवाया और कोर्ट ने पहले से दी गई व्यक्तिगत हाजिरी से छूट जारी रखते हुए वकील को ही अभियुक्त की ओर से उत्तर दर्ज कराने की अनुमति दी। यह तकनीकी कदम अहम है क्योंकि यह दिखाता है कि राहुल व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना भी प्रक्रिया में शामिल है और मुकदमा औपचारिक सुनवाई की दिशा में बढ़ रहा है। अब नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। 25 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने लखनऊ के एक समन पर रोक लगाई, लेकिन साथ ही राहुल गांधी को कड़ी चेतावनी दी। आजादी के दीवानों पर गैर जिम्मेदार टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं होगी और भविष्य में ऐसी बयानबाजी पर स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है। इस चेतावनी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर इन मामलों में रोक को बढ़ाया, ये स्पष्ट करते हुए कि राजनीतिक अहमियत अपनी जगह है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी की मर्यादा होनी चाहिए। इसी बीच पुणे की कार्यवाही में एक नया मोड़ आया दोस्तों। राहुल गांधी ने शिकायतकर्ता सत्य सावरकर के खिलाफ अवमानना का आग्रह दायर किया, आरोप लगाते हुए कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य देने की अदालती आदेश का पालन नहीं किया। इससे पहले मई 2025 के आखिर में राहुल ने सत्य के खिलाफ
आपराधिक मानहानि की शिकायत भी दर्ज करवाई, यह कहते हुए कि उन्होंने उनके जमानती बॉन्ड से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। यानी अब मामला एक तरफा नहीं बल्कि क्रॉस लिटिगेशन की स्थिति में है। दोनों तरफ से आरोप और जवाबी मुकदमे। आज की सुनवाई में राहुल का मुख्य तर्क था कि शिकायतकर्ता ने 29 जुलाई को अपनी मातृ पक्ष की वंशावली में गोडसे परिवार से रिश्ता होने का जिक्र किया है और गांधी जी की हत्या से जुड़े उस ऐतिहासिक नाम के चलते उन्हें वास्तविक खतरा महसूस होता है। अदालत को अब यह परखना है क्या वादी प्रतिवादी के पारिवारिक इतिहास को वर्तमान में खतरे का प्रमाण माना जा सकता है और क्या राज्य अग्रिम सुरक्षा देने की जिम्मेदारी इस आधार पर निभाएगा। यहां कानून की कसौटी साफ है दोस्तों, खतरा तत्काल, ठोस और यथार्थ होना चाहिए। अदालत देखेगी क्या मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, क्या अर्जी में जिन बयानों का हवाला दिया गया है वे सचमुच में धमकी की श्रेणी में आते हैं और क्या सिर्फ वंशावली का हवाला देकर सुरक्षा का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। राजनीतिक पक्ष देखे तो कांग्रेस का कहना है ऐतिहासिक आलोचना हमारा अधिकार है, विचारधारा से असहमति की को मानहानि नहीं कहा जा सकता। वही शिकायतकर्ता और सत्ता पक्ष का तर्क है अपने एक स्वतंत्रता सेनानी पर झूठा आरोप लगाया जिसका कोई सबूत नहीं, यह सार्वजनिक छवि को अपूरणीय क्षति है। अदालत की नजर में यह तर्क अहम है, क्या यह बयान तथ्यों का आरोप था या राय ऐतिहासिक विश्लेषण, और अगर यह तथ्यों का आरोप था तो क्या उसके समर्थन में न्यायोचित सावधानी बरती गई। महाराष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में वीर सावरकर का स्थान बेहद सम्मानित है दोस्तों, और यही कारण है कि यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर गूंज रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुख भी बताता है स्वतंत्रता सेनानियों की गरिमा पर चोट अदालत की नजर में लोकहित के प्रतिकूल मानी जा सकती है। इस बीच सवाल यह भी है क्या राजनेता अब तीखी बयानबाजी के बाद प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन मांगने की नई रणनीति अपनाने लगे हैं। अगर अदालत इस मामले में सुरक्षा का आदेश देती है तो क्या यह भविष्य में एक सामान्य राजनीतिक रणनीति बन जाएगी या फिर अदालत इसे सिर्फ असाधारण परिस्थितियों तक ही सीमित रखेगी। 10 सितंबर को जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तब 3 चीजें अहम होंगी दोस्तों। क्या अदालत सुरक्षा पर कोई ठोस टिप्पणी करती है, क्या ट्रायल की टाइमलाइन पर स्पष्टता आ जाती है, और क्या दोनों पक्ष अदालत की बहस तक सीमित रहते हैं या फिर यह मुकदमा फिर से सियासत की गलियों में लौट जाता है। आखिर में यह विवाद सिर्फ एक व्यक्ति का बयान नहीं, यह उस रेखा का परीक्षण है जहां अभिव्यक्ति की आजादी और प्रतिष्ठा का अधिकार एक दूसरे से टकराते हैं। अदालतें इस टकराव की रेफरी है और जब इसमें सुरक्षा का पहलू जुड़ जाए तो रेफरी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज पुणे की अदालत ने गेंद हवा में छोड़ दी, अब देखना है 10 सितंबर को यह किस पाले में गिरती है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए, और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।